बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन, कल रात अमरीकी हमले के बाद बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं और बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या ईरान की एटमी सलाहियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई, या जो ईरान पिछले लंबे अरसे से कई दहाइयों से मेहनत कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि वो किसी तरीके से इस न्यूक्लियर हथियार बना सके, क्या इसका मतलब है कि भाई द गेम इज ओवर? तो मैं उनको वन लाइनर जवाब दे दूं, गेम इज नॉट ओवर येट। खेल अभी बाकी है। ईरान ने अक्लमंदी करके अपनी इस सलाहियत को बचा लिया है। कब, कैसे और किस तरह से, क्या अक्लमंदी की गई, क्या इकदाम किए गए, आगे क्या होगा, ईरान क्या करेगा, क्या ईरान अमेरिका लड़ाई होने जा रही है, ईरान इस वक्त क्या सोच रहा है, क्या कैलकुलेशंस कहती हैं, इजराइल ये इस हमले से कितना खुश है, नाराज है, या असल उन्हें उधर क्या प्रॉब्लम चल रही है, वो इस हमले के बाद भी क्यों नहीं रुक रहे, ईरान क्यों नहीं रुक रहा। यानी इजराइल, अगर ये सब कुछ खत्म हो गया तो इसका इसराइल को का तो मकसद पूरा, उसके बाद उनको ये खामोश होकर बैठ जाना चाहिए था। वो क्यों खामोश होकर नहीं बैठ रहे? पाकिस्तान का क्या किरदार है? क्या पाकिस्तान की एयर स्पेस का इस्तेमाल हुआ? क्या पाकिस्तान को एतमाद में लिया गया था? क्या जब जनरल आसिम मुनीर अमेरिका में बैठकर लंच कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की टेबल के ऊपर, तो ये चीजें डिस्कस हुई थी? क्या वहां पर पाकिस्तान ने अपनी इस हमले के लिए हामी भरी थी, नहीं भरी थी? बहुत सारे सवालात हैं नाज़रीन, बहुत सारे सवालात हैं। इन सारे सवालात का जवाब आज की वीडियो में मैं डिटेल के साथ आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कोशिश करूँगा ज़्यादा वक्त ना लूँ, यानी पॉइंट के ऊपर बात की जाए और आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि आपको पता चल सके कि हो क्या रहा है और होना क्या है और पाकिस्तान का क्या किरदार है। सबसे पहली बात नाज़रीन, इस बात को जान लीजिए, वो ये है कि ईरान के हौसले इस हमले के बाद टूटे नहीं हैं, बल्कि ईरान के हौसले मज़ीद बुलंद हुए हैं। इस वक्त भरपूर कोशिश की गई कि ईरान के अंदर रजीम चेंज किया जाए किसी तरीके से। ये जो अभी मौजूदा सेटअप है, जिसको आयतुल्लाह खामनाई साहब लीड करते हैं, पिछले 30 सालों से, यानी 3 दहाइयों से आयतुल्लाह साहब इसके सरबराह हैं। इस पूरे मामले को ख़त्म किया जाए और रज़ा शाह पहलवी के बेटे को यहाँ पर रीलॉन्च किया जाए और ये सेटअप यानी कि रजीम चेंज हो जाए। यानी नाज़रीन, इस वक्त की इत्तलात के मुताबिक इसके 1% चांस भी नहीं है। गो के इसके ऊपर मीटिंग्स हो चुकी हैं, मगरिब में मीटिंग हो चुकी हैं, ऊपर लेवल पर मीटिंग हो चुकी हैं, लेकिन ईरानी कौम अपने रहनुमाओं के साथ खड़ी है। ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी। अब नाज़रीन, ये जो रात जो कुछ हुआ वो भी जान लीजिए, और उसके बाद ईरान क्या करने वाला है ये भी जान लीजिए। सबसे पहली बात यह है कि ईरान के कुछ देर पहले ये पता चला है कि उनकी पार्लियामेंट ने ये कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद कर दिया जाए। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, नाजरीन, मैं इसके ऊपर 2-4 दफ़ा बात कर चुका हूँ। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज मतलब समझिए कि दुनिया को गले से दबोच लेना, और ईरान के अंदर ये सलाहियत है कि वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद कर सकता है। ईरान के अंदर सलाहियत है कि दुनिया के 20% से ज़ायद ऑयल ट्रांसपोर्टेशन जहाँ पर होती है उस रास्ते को माइन लगाकर बंद कर सकता है। और ईरान अगर ये कर डालेगा तो दुनिया की इकॉनमी नाज़रीन इकराम कोलैप्स करना शुरू हो जाएगी, इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ेगा। तो ईरान ये करने जा रहा है, ये ऐन मुमकिन है किसी भी टाइम ये हो जाएगा। तीसरी बात नाज़रीन, कल रात देखिए, एक एक बात जहन में रखिए, 3 साइट्स को निशाना बनाया गया, इस्फहान, नतांज और फर्दो। ठीक है, फर्दो या फर्दो, इनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट साइट थी वो फर्दो थी। इसके ऊपर नाज़रीन कराम 12 बॉम्ब गिराए गए हैं, 2 नतांज के ऊपर गिराए गए हैं। ये जो 12 बॉम्ब गिराए गए हैं, एक बॉम्ब का जो वजन है वो तकरीबन 13,900 किलोग्राम है, तकरीबन 14,000 किलो का एक बम है। और ये 12 बॉम्ब जो है वो गिराए गए हैं किसके ऊपर? फर्दों के ऊपर। यानी कि कुल मिलाकर 1,90,000 किलो, 1,90,000 किलो का बारूद फेंका गया है फर्दो साइड के ऊपर। तो उससे फ़र्क क्या पड़ा? नाज़रीन करام, फ़र्क ये पड़ा है कि इसको डैमेज हुआ है, लेकिन फर्दो साइट मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हो सकी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इज़राइल के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, उनकी अखबारें छाप रही हैं, बहुत सारी और इंटरनेशनल अखबारों में बात चल रही है। एग्जैजरेटेड फैक्ट नहीं है, ये फैक्ट है कि फर्दो मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हो सकी है। उसको नुकसान पहुंचा है, हाँ, जब आपके ऊपर
1,90,000 किलो बारूद आपके ऊपर चला दिया जाए, ऐन मुमकिन है कि आपको नुकसान पहुंचे। लेकिन ये तकरीबन 3 यानी कि ये समझिए कि पहाड़ी के नीचे यानी ख़ैमे के अंदर यानी यानी वो खंदकें खोदकर यानी तकरीबन 300 फुट तक नीचे फर्दो साइट को बनाया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको नुकसान बंकर बस्टर्स जो फेंके गए, ये वाहिद टेक्नोलॉजी सिर्फ़ और सिर्फ़ अमेरिका के पास है। स्टेल्थ हथियारों के ज़रिए इसको लेके आया जाता है। लेकिन नाज़रीन किराम, अब तक की इत्तलात के मुताबिक वो तबाह फर्दो साइट नहीं हुई है। चलें मान लेते हैं, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि हो सकता है वो तबाह हो गई है। मान लेते हैं, हकीकत नहीं है। मान लेते हैं कि वो फर्दो साइट जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। तो सवाल ये है कि क्या ईरान की जो एटमी सलाहियत है, उसकी भी कहानी ख़त्म हो गई है? तो वो ज़रा सुन लीजिए। नहीं, नाज़रीन इकराम, ईरान की एटमी सलाहियत की कहानी ख़त्म नहीं हुई है। उसकी वजह यह है कि ईरान ने बड़ी अक्लमंदी, बहुत अक्लमंदी दिखाई। ईरान ने बहुत पहले से इस साइट को खाली कर दिया था। यानी आप ये समझिए कि 1,90,000 किलोग्राम बारूद गिर गया। अमेरिका बज़ाते खुद कहता है जी इसमें किसी एक शख्स का ना जानी नुकसान हुआ और ना वो ज़ख्मी हुआ। एक शख्स भी फर्दों के अंदर ना ज़ख्मी हुआ, ना जानी नुकसान हुआ। यानी कि 1,90,000 किलो का बारूद गिरता है, 12 बम गिरते हैं 14-14 हज़ार किलो के, और आप ये कह रहे हैं कि एक भी बंदे का जानी नुकसान नहीं हुआ, ना वो ज़ख्मी हुआ है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही हुआ है। क्योंकि नाज़रीन इसको वक्त रहते हुए खाली कर दिया गया था। अब ये सैटेलाइट पिक्चर्स सामने आ रही हैं, जिससे ये पता चला है कि ट्रकों की लाइनें लगी हुई हैं, ट्रक के ट्रक वहाँ पे खड़े हैं। ख़ास तौर पर जो एनरिच्ड यूरेनियम थी वहाँ पर, जो 60% से ज़्यादा ईरान ने एनरिच कर ली हुई है, वो यूरेनियम को खुफिया जगह पर मुंतकिल कर दिया गया है। यही वो यूरेनियम है जो इसको फ़ौजी इस्तेमाल के अंदर ईरान लेकर आए। यही वो यूरेनियम है जो फ़ौजी इस्तेमाल के अंदर आएगी। अब बात समझिएगा, इस यूरेनियम को ही तो फौजी इस्तेमाल में, अब तक की इत्तलात के मुताबिक ईरान के अंदर कोई भी रेडियो एक्टिव मादे का अखराज नहीं हुआ है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक ईरान के अंदर कोई भी रेडियो एक्टिव गैस का अखराज नहीं हुआ है। अगर नाजरीन ईरान का ये सारा एनरिच्ड यूरेनियम तबाह हो गई है, अगर साइट्स मुकम्मल तबाह हो गई हैं, अगर ईरान की ये सलाहियत खत्म हो गई है, तो अब तक ये अलर्ट जारी क्यों नहीं हुआ कि वहां पर रेडियो एक्टिव मादे का अखराज हो गया? क्योंकि ईरान ने वक्त रहते हुए उस यूरेनियम को, जो एनरिच्ड यूरेनियम थी, उसको किसी कोने खुदरे में लगा दिया हुआ। ना जाने वो ईरान के अंदर है भी या नहीं। अब नाजरीन ये आपने ज़हन में रखना है कि कुछ अरसा पहले रशिया ने ये ऑफर की थी कि हम ईरान की उस एनरिच्ड यूरेनियम को अपने पास रखने के लिए तैयार हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि एनरिच्ड यूरेनियम क्या होती है। मैं फिर थोड़ा-सा, जिन लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है, मैं दोबारा से बता दूँ। यूरेनियम जो धातु होती है नाज़रीन किराम, उसके अंदर 2 आइसोटोप्स होते हैं, U-238 और U-235। जो U-235 होता है नाज़रीन किराम, वो तकरीबन 0.7% के करीब यूरेनियम के अंदर होता है, और यही वो आइसोटोप है जो कि जिसको 90% तक लेके जाना होता है। 20% से ज़्यादा, और इसको ये एनरिच करके, अफ़ज़ूदा करके इस आइसोटोप को बढ़ाया जाता है। और ये 20% से जब ज़्यादा होता है तो उसको फौजी इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ईरान के पास ये 60% से ज़्यादा एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है। 90% लेके जाना होता है, जो कि कुछ ही अगर ईरान फैसला कर ले तो कुछ दिनों के अंदर ही इसको 90% तक लेके जाया जा सकता है। तो नाज़रीन इस बात को समझिए। बात ये है कि ईरान ने अपनी उस यूरेनियम को महफूज़ कर लिया। अब अगली कहानी क्या है? अगली कहानी क्या है नाज़रीन किराम, मैं अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ईरान और अमेरिका के दरमियान एक डायरेक्ट जंग, जिसके अंदर अमेरिकी फ़ौजी ईरान के अंदर दाखिल हो जाएँ, ऐसी जंग नहीं देख रहा हूँ। गो कि ईरान भी स्ट्राइक करेगा अमेरिका के ऊपर। 1, 2, 3 स्ट्राइक्स होंगी। द एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस भी स्ट्राइक्स करेंगे, क्योंकि यमन के हौसियों ने भी ये ऐलान कर दिया है कि जनाब वो भी आ रहे हैं अब जंग के अंदर, लड़ाई शुरू हो गई है, अब तो हमले होंगे। ईरान स्ट्राइक करेगा, होंगी, लेकिन नाज़रीन ईरान और अमेरिका की डायरेक्ट लड़ाई शुरू नहीं होगी, क्योंकि ईरान को वो नुकसान नहीं पहुंचा है कि उसकी एटमी सलाहियत ख़त्म हो जाए। अब इस पूरी सिचुएशन के अंदर अमेरिका भी अपनी इज्जत और पत बचा के निकल गया। ईरान भी हैप्पी है कि उसकी चीज़ें जो है ना वो महफूज हैं, ठीक है, लेकिन चूंकि उनकी एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी हुई है, उनके मुल्क के ऊपर बॉम्ब बरसाए गए हैं, गो कि उसका कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ईरान की इज्जत और आबरू को नुकसान पहुंचाया गया और ईरान रिटेलिएट करेगा।
ठीक है, तो ये इस बात को समझ लीजिए, कुछ फ्यूचर कुछ इस तरह का बनने जा रहा है। अब नाजरीन, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आयतुल्लाह खामनाई साहब किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, इसराइल को वो माफ नहीं करने वाले हैं। इसराइल की मुआफ़ी कोई नहीं है। और वैसे भी नाज़रीन, आपने ये देख रहे हैं, जो तौणी पिछले कुछ अरसे से इसराइल को लगाई हुई है ईरान ने, जो तौणी वो दिन रात लगा रहा है, वो आज से पहले हमने देखी ही नहीं है। वो हमने देखा ही नहीं है। तो ईरान उधर छोड़ने नहीं जा रहा है, वो करेगा। इसके लिए आयतुल्लाह खामनाई साहब ने ये ऐलान किया है कि उनकी ज़िंदगी भी चली जाए तो वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए जो सबसे बड़ा एक्सट्रीम स्टेप उन्होंने लिया है, वो ये लिया है कि अपने 3 जानशीनों को नामज़द कर दिया है कि मेरे बाद फलां, फलां, फलां आयतुल्लाह हो सकता है और वही सरबराह होगा। यानी कि आयतुल्लाह खामनाई साहब अपनी जान देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। वो कहते हैं कि जनाब, जंग अब जारी रहेगी, चाहे जो दिल हो जाए। लड़ाई नहीं खत्म होगी, लड़ाई नहीं रुकेगी। अब फिर अगर कहानी इसी तरह से चलनी है तो फिर इसी तरह से सही। तो आयतुल्लाह खामनाई साहब जो हैं वो पीछे हटने वाले नहीं हैं, वो आगे यानी वो जाने वाले हैं। रज़ा शाह पहलवी वाला जो जो उनके बेटे का कार्ड है वो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुका है। आयतुल्लाह खामनाई साहब जो है वो एंड तक रेडी हैं। जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं वो नाज़रीन इस वक्त रशिया में जा रहे हैं और वहाँ पर जाके मुलाकातें कर रहे हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना नाज़रीन, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पाकिस्तान का क्या किरदार। पाकिस्तान के बड़ों और सियाणों से एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है। पाकिस्तान के बड़े और सियाणे बहुत बड़ा ब्लंडर कर बैठे हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला किया है, बॉम्बिंग की है और ईरान के अंदर 1,90,000 किलोग्राम का बारूदी मवाद फेंका है, उससे तकरीबन एक दिन पहले पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। अब ये देखिए, कुछ अर्सा पहले जब ये डोनाल्ड ट्रंप मुंतखब हुआ था तो इनको इससे पहले जनाब हैज़ा हुआ था। आज ये डोनाल्ड ट्रंप के गुण गा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में हो रही हैं। ये भी मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर ट्रंप टावर की भी बात हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर ट्रंप टावर आ जाए, इन्वेस्टमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। लिहाजा ऊपर कहानी सेट है। इसलिए पाकिस्तान जो है उसने अब ये मेरे ख्याल से अब तक का सबसे बड़ा ब्लंडर था जो पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान ने एक दिन पहले कैसे कर सकता है ये बात। अब नाजरीन, बहुत सारे लोग तो ये भी कैंपेन चला रहे थे जी पाकिस्तान ने कन्विंस कर लिया, फलाना कर लिया, ढमकाना कर लिया। जब ये हमला हुआ तो मजम्मत की, फिर पाकिस्तान ने मजम्मत भी की। आज मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी खारजा हैं उन्होंने जनाब वाज़ेह कर दिया। उन्होंने कहा ये जो मुल्क मजम्मत कर रहे हैं ना अमरीकी हमले की ईरान के ऊपर, अंदर खाते प्राइवेटली, वो हमारी बातों से मुत्तफिक है। तो ये तो सीधा सीधा इशारा पाकिस्तान की तरफ भी है। यानी कि पाकिस्तान की एक दिन पहले मुलाकात हुई है और पाकिस्तान जो है वो इसका मतलब है अंदर खाते। उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने रखो ईरान में। ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए, ईरानी सफ़ीर अब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कुछ देर पहले और वो ये कह रहे थे कि जनाब, एक ऐसा शख्स जिसने मतलब इतना अमन ख़राब किया हो, पाकिस्तान कैसे कर सकता है कि उसको नोबेल इनाम के लिए नामज़द किया जाए। लेकिन पाकिस्तान की पींगें पड़ी हुई हैं। पाकिस्तान को नाज़रीन कराम ये मामला बहुत बुरा और घटिया तरीके से फायर बैक किया है। लेकिन सियाने तो सियाने, सियाणों को कुछ समझ नहीं आती। उधर मरियम नवाज साहबा की गवर्नमेंट से 10 खरब रुपए की बेज़ाब्तगियाँ नज़र आई हैं। 10 खरब रुपए की बेज़ाब्तगियाँ, 10 खरब रुपए की। लेकिन सियाने तो सियाने हैं। सियाणों को सब कुछ पता है। वो कहते हैं अपन सब कुछ जानता। अब अपन सब कुछ जानता के चक्कर में नाज़रीन कराम दाल का दलिया हो गया है। ये अब तक की कहानी है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।